गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे गद्य। गद्य में सेकेंड लेसन स्टार्ट होगा। सेकेंड लेसन में प्रेमचंद की जीवनी हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा दिया था। आज हम पढ़ेंगे उनका लेसन मंत्र। क्लियर? सभी ध्यान देंगे। सभी बच्चों के पास टाइम टेबल इशू हो गए हैं। टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही आप लोगों को पढ़ना है। और आप लोग जैसे ही ऑनलाइन क्लास अटेंड करते हैं तो सबके पास अपनी अपनी बुक्स होनी चाहिए। अभी भी जिन बच्चों ने बुक्स परचेस नहीं की है या अवेलेबल नहीं हो पाई है तो वो पुरानी बुक से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, सभी ध्यान देंगे। मंत्र ये प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी है। मंत्र। संध्या का समय था। डॉक्टर चड्ढा गोल्फ खेलने के लिए तैयार हो रहे थे। मोटर कार सामने खड़ी थी कि दो कहार एक डोली लिए आते दिखाई दिए। संध्या मतलब शाम का समय था और डॉक्टर चड्ढा गोल्फ एक ऐसा खेल है जैसे हॉकी स्टिक्स आपने देखी होगी। हॉकी स्टिक जैसी स्टिक होती है और ग्राउंड में छोटे छोटे से छेद बने होते हैं और छोटे छोटे बॉल होती हैं। उस बॉलों को उस छेदों के अंदर उन्हें डालना होता है। उस गेम को बोलते हैं गोल्फ। डोली के पीछे बूढ़ा लाठी टेकता हुआ चला आ रहा था। डोली औषधालय के सामने आकर रुक गई। मतलब तभी उनके घर के सामने कौन आते हैं? एक बूढ़े मनुष्य आते हैं। डोली होती है उनके पास क्योंकि डोली में कोई होता है और वो डॉक्टर के पास उसके इलाज के लिए उसे लेकर आते हैं। बूढ़े ने धीरे धीरे आकर द्वार पर पड़ी हुई चिक से झांका। मतलब वो गेट पर आकर वो अंदर झांकते हैं। ऐसी साफ सुथरी जमीन पर पैर रखते हुए भय हो रहा था और उन्हें उस दरवाजे से अंदर जाने में डर लग रहा था। उन्हें लगा कि अगर मैं अंदर चला जाऊंगा तो कोई मुझे डांट न दे, न कोई घुड़क न बैठे। डॉक्टर साहब को मेज के सामने खड़े देखकर भी कुछ कहने का साहस न हुआ और उन्होंने वहां से देखा कि डॉक्टर साहब अंदर मेज के सामने खड़े थे। डॉक्टर साहब ने चिक के अंदर से गरज कर कहा, कौन है? क्या चाहता है? बूढ़े ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, बड़ा गरीब आदमी हूँ। मेरा लड़का कई दिन से। वो अपने वाक्य भी पूरे नहीं कर पाता है। तब तक वो डॉक्टर उनसे कहता है। डॉक्टर साहब ने सिगार जलाकर कहा, कल सवेरे आओ, कल सवेरे। हम इस वक्त मरीजों को नहीं देखते। डॉक्टर साहब ने उनकी बातों को भी नहीं सुना और उनसे कह दिया कि उनकी प्रॉब्लम ही नहीं सुनी कि उनको क्या प्रॉब्लम थी और उन्हें कह दिया कि वो आप कल सवेरे आओ। बूढ़े ने घुटने टेककर जमीन पर सिर रख दिया और बोला, दुहाई है सरकार की, लड़का मर जाएगा हुजूर, 4 दिन से आंखें नहीं। तो बूढ़े ने कहा कि वो जो पालकी लाया था उस पालकी में उसका 7 साल का लड़का था और वो डॉक्टर से उसके इलाज के लिए गुहार लगाता है। तो डॉक्टर कहते हैं, डॉक्टर चड्ढा ने कलाई पर नज़र डाली। केवल 10 मिनट समय और बाकी था। गोल्फ स्टिक खूंटी से उतारते हुए बोले, कल सवेरे आओ, कल सवेरे, यह हमारे खेलने का समय है। और डॉक्टर साहब खेलने जा रहे थे और उन्हें देर हो रही थी तो उन्हें वहाँ पहुँचने में केवल 10 मिनट शेष रह गए थे। तो इसलिए उन्होंने उस बच्चे को देखने से मना कर दिया और कहा कि इस समय हमारा खेलने का टाइम है, आप कल सुबह लेकर आओ। बूढ़े ने पगड़ी उतारकर चौखट पर रख दी और रोक कर बोला, हुजूर, एक निगाह देख ले, बस एक निगाह। लड़का हाथ से चला जाएगा हुजूर। 7 लड़कों में यही एक बच रहा है हुजूर। हम दोनों आदमी रो रो कर मर जाएंगे। सरकार आपकी बढ़ती होए दीन बंधु। जो बूढ़ा व्यक्ति है वो डॉक्टर साहब से प्रार्थना करते हैं कि वो उनके लड़के को देख लें क्योंकि उनके 7 बेटे थे, 7 बेटों में से एक भी नहीं बचा और ये लास्ट बच्चा था। तो वो इसलिए प्रार्थना कर रहे थे कि वो किसी भी तरह इसे बचा ले। क्लियर? ऐसे उजड़ देहाती यहाँ प्राय रोज आया करते थे। डॉक्टर साहब उनके स्वभाव से खूब परिचित थे। कोई कितना ही कुछ कहे पर वे अपनी ही रट लगाते जाएंगे, किसी की सुनेंगे नहीं। धीरे से चिक उठाई और बाहर निकलकर मोटर की तरह चले।
बूढ़ा यह कहता हुआ उनके पीछे दौड़ा, सरकार, बड़ा धर्म होगा हुजूर, दया कीजिए, बड़ा दीन दुखी हूँ, संसार में कोई और नहीं है बाबूजी। लेकिन जो डॉक्टर साहब थे उनका तो वो प्राय का था कि उनके द्वार पर ऐसे देहाती प्राय आया करते थे और इलाज के लिए गुहार लगाया करते थे। तो उन्होंने इसे नॉर्मल समझा और उसकी बात सुने बगैर वह अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया और पीछे पीछे वो बूढ़ा व्यक्ति भी उसके साथ प्रार्थना करने लगा कि आप कि मुझ पर दया करें और इस बच्चे का इलाज कर दें। मगर डॉक्टर साहब ने उसकी ओर मुंह फेर कर देखा तक नहीं। मोटर पर बैठकर बोले, कल सवेरे आना। और डॉक्टर साहब ने उसकी परवाह नहीं की और मोटर अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गए और उनसे कह दिया कि आप अपने बच्चे को कल लेकर आइए। मोटर चली गई। बूढ़ा कई मिनट तक मूर्ति की भांति निश्चल खड़ा रहा। संसार में ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो अपने आमोद प्रमोद के आगे किसी की जान की भी परवाह नहीं करते। शायद इसका उसे अब भी विश्वास न आता था। तो उस बूढ़े व्यक्ति ने सोचा कि इस संसार में ऐसे भी मनुष्य हैं जो केवल अपनी ही खुशियों का ध्यान रखते हैं और दूसरों की उन्हें थोड़ी भी परवाह नहीं होती। सभ्य संसार इतना निर्मम, इतना कठोर है, इसका ऐसा मर्मभेदी अनुभव अब तक न हुआ था। वह उन पुराने जमाने के जीवों में था जो लगी हुई आग को बुझाने, मुर्दे को कंधा देने, किसी के छप्पर को उठाने और किसी कलह को शांत करने के लिए सदैव तैयार रहते थे। लेकिन वो जिस जगह में रहते थे वहाँ वो हर समय वो डॉक्टर चड्ढा के विपरीत थे, है ना। डॉक्टर चड्ढा तो केवल एक प्रोफेशनल ही था, अपने काम को प्रोफेशनली लेता था कि उससे पैसा मिल रहा है, तो वो टाइम के अकॉर्डिंग उस काम को करता था। लेकिन जो ये बूढ़ा व्यक्ति था वह हर समय दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था, चाहे वो आग बुझाने का हो, चाहे वो किसी के घर का छप्पर डालने का हो, तो वो किसी भी कार्य करने के लिए तैयार रहता था। नेक्स्ट, जब तक बूढ़े को मोटर दिखाई दी वह खड़ा टकटकी लगाए उस ओर ताकता रहा। शायद उसे अब भी डॉक्टर साहब के लौट आने की आशा थी। फिर उसने कहारों से डोली उठाने को कहा। डोली जिधर से आई थी उधर ही चली गई। चारों ओर से निराश होकर वह चड्ढा के पास आया था। इनकी बड़ी तारीफ सुनी थी। यहाँ से निराश होकर फिर वह किसी दूसरे डॉक्टर के पास न गया, किस्मत ठोक ली। अर्थात वो डॉक्टर साहब के पास बड़ी उम्मीद से आया था, क्योंकि उन्होंने उसका नाम सुना था कि ये बहुत अच्छे डॉक्टर है। उनके नाम सुनकर ही वो उनके उम्मीद लेकर आया था कि वो उनके बेटे का इलाज कर देंगे और उनका बेटा सही हो जाएगा। लेकिन जब डॉक्टर उनके बेटे का इलाज नहीं करते हैं तो वो बहुत मायूस हो जाते हैं और अपने घर की तरफ लौट जाते हैं। उसी रात को उसका हंसता खेलता 7 साल का बालक अपनी बाल लीला समाप्त करके इस संसार से सिधार गया। मतलब उसी रात उस बूढ़े व्यक्ति के बेटे का देहांत हो गया। बूढ़े माँ बाप के जीवन का यही एक आधार था। इसी का मुंह देखकर वे जीते थे। इस दीपक के बुझते ही जीवन की अंधेरी रात भाए भाए करने लगी। बुढ़ापे की विशाल ममता टूटे हुए हृदय से निकलकर उस अंधकार में आर्तस्वर से रोने लगी। उनका जो बेटा था एकमात्र सहारा था और उसका देहांत होने के कारण वो दोनों बुजुर्ग, उस बच्चे के माता पिता बुरी तरीके से टूट चुके थे, क्योंकि उनका इकलौता पुत्र अभी संसार में नहीं था। कई साल गुजर गए। डॉक्टर चड्ढा ने खूब यश और धन कमाया, लेकिन इसके साथ ही अपने स्वास्थ्य की रक्षा भी की, जो एक असाधारण बात थी। मतलब उस बात को गए बहुत साल बीत गए और उतने सालों में डॉक्टर साहब ने भी अपना खूब नाम कमा लिया था और धन भी कमाया और साथ ही अपने को एकदम फिट भी रखा। यह उनके नियमित जीवन का आशीर्वाद था कि 50 वर्ष की अवस्था में भी उनकी चुस्ती और फुर्ती युवकों को भी लज्जित करती थी। मतलब वो 50 साल की उम्र में भी बहुत ही तंदुरुस्त थे। उनके हर काम का समय नियत था। इस नियम से वह जौं भर भी न टलते थे। बहुधा लोग स्वास्थ्य के नियमों का पालन उस समय करते हैं जब रोगी हो जाते हैं।
डॉक्टर चड्ढा उपचार और संयम का रहस्य खूब समझते थे। जो डॉक्टर चड्ढा थे वो नियमों का बहुत पालन करते थे। नियम के अनुसार उठना, नियम के अनुसार एक्सरसाइज करना, नियम के अनुसार खाना, तो नियम के अकॉर्डिंग ही चलते थे। इसलिए वे उन्होंने अपने शरीर को एकदम तंदुरुस्त कर रखा था, फिट कर रखा था। लेकिन बहुत सारे ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो नियम का पालन नहीं करते हैं और तब डॉक्टर के पास जाते हैं जब बहुत ज़्यादा उन्हें परेशानी होती है। उनकी संतान संख्या भी इसी नियम के अधीन थी। उनके केवल 2 ही बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। तीसरी संतान न हुई, इसीलिए श्रीमती चड्ढा भी अभी जवान मालूम होती थी। लड़की का तो विवाह हो चुका था, लड़का कॉलेज में पढ़ता था। वही माता पिता के जीवन का आधार था। शील और विनय का पुतला, बड़ा ही रसिक, बड़ा ही उदार, विद्यालय का गौरव, युवक समाज की शोभा। मुखमंडल से तेज की छटा सी निकलती थी। आज उसी की 20वीं सालगिरह थी। आज डॉक्टर चड्ढा के पुत्र का जन्मदिन था, 20वीं सालगिरह थी उसके। ठीक है। संध्या का समय था। हरी हरी घास पर कुर्सियां बिछी हुई थी। शहर के रईस और हुकाम एक तरफ, कॉलेज के छात्र दूसरी तरफ बैठे भोजन कर रहे थे। बिजली के प्रकाश से सारा मैदान जगमगा रहा था। आमोद प्रमोद का सामान भी जमा था। छोटा सा प्रहसन खेलने की तैयारी थी। प्रहसन स्वयं कैलाशनाथ ने लिखा था, वही मुख्य एक्टर भी था। इस समय वह एक रेशमी कमीज पहने, नंगे सिर नंगे पांव इधर से उधर मित्रों की आवभगत में लगा हुआ था। कैलाश ये डॉक्टर चड्ढा के पुत्र का नाम था। उसकी 20वीं सालगिरह, 20वीं जन्मदिन था, 20 साल के हो गए थे तो उनका जन्मदिन था। उसी उस उपलक्ष्य में उनके घर पर पार्टी का आयोजन किया गया था। तो उस मौके पर बहुत रईस लोग भी आए थे। एक तरफ रईसों के लिए ताज सजा था, तो दूसरी तरफ कॉलेज के कुछ उसके अपने दोस्त थे और इसी उस पार्टी में सब झूम रहे थे। इस समय वह एक रेशमी कमीज पहने, नंगे सिर नंगे पांव इधर से उधर मित्रों की अवभगत में लगा हुआ था। कोई पुकारता, कैलाश जरा इधर आना। कोई उधर से बुलाता, कैलाश क्या उधर ही रहोगे। सभी उसे छेड़ते थे, चुहले करते थे। बेचारे को जरा दम मारने का भी अवकाश न मिलता था। सहसा एक रमणी ने उसके पास आकर कहा, क्यों कैलाश, तुम्हारे सांप कहाँ हैं, जरा मुझे दिखा दो। फंक्शन घर में होने के कारण कैलाश बहुत बिजी था और वो इतना बिजी था कि अचानक उसे एक आवाज़ सुनाई दी और उन्होंने कहा कि तुम्हारे सांप कहाँ हैं, जरा मुझे दिखा दो। कैलाश ने उससे हाथ हिलाकर कहा, मृणालिनी इस वक्त क्षमा करो, कल दिखा दूंगा। और सांप दिखाने के लिए कौन जिद कर रही थी? मृणालिनी। और उसने कहा कि इस समय उसे समय नहीं है क्योंकि वो बहुत मेहमानों के आवाभगत में लगा हुआ था और बिजी था। मृणालिनी ने आग्रह किया, जी नहीं, तुम्हें दिखाना पड़ेगा, मैं आज नहीं मानने की, तुम रोज कल करते हो। मृणालिनी और कैलाश दोनों सहपाठी थे और एक दूसरे के प्रेम में पगे हुए। कैलाश को सांपों के पालने, खिलाने और नचाने का शौक था। तरह तरह के सांप पाल रखे थे। उनके स्वभाव और चरित्र की परीक्षा करता रहता था। कैलाश को किस चीज़ का शौक था? सांपों को पालने का। इसलिए उसने बहुत सारे सांप, तरह तरह के सांप अपने घर में पाल रखे थे और उनके स्वभाव और चरित्र की वो परीक्षा किया करता था। थोड़े दिन हुए उसने विद्यालय में सांपों पर एक मार्के का व्याख्यान भी दिया था। सांपों को नचाकर दिखाया भी था। प्राणीशास्त्र के बड़े बड़े पंडित भी यह व्याख्यान सुनकर दंग रह गए थे। यह विद्या उसने एक बूढ़े सपेरे से सीखी थी। सांपों की जड़ी बूटियाँ जमा करने का उसे मर्ज था। इतना पता भर मिल जाए कि किसी व्यक्ति के पास कोई अच्छी जड़ी है, फिर उसे चैन न आता था, उसे लेकर ही छोड़ता था। यही व्यसन था। इस पर हजारों रुपए फूंक चुका था। मृणालिनी कई बार आ चुकी थी पर कभी सांपों को देखने के लिए इतनी उत्सुक न हुई थी, कह नहीं सकते। आज उसकी उत्सुकता सचमुच जाग गई थी। यह वह कैलाश पर अपने अधिकार का प्रदर्शन करना चाहती थी, पर उसका आग्रह बेमौका था। उस कोठरी में कितनी भीड़ लग जाएगी,
भीड़ को देखकर सांप कितने चौंकेंगे और रात के समय उन्हें छेड़ा जाना कितना बुरा लगेगा। इन बातों का उसे ज़रा भी ध्यान न आया। मतलब उस समय पार्टी रात में हुई थी और रात का समय था, और रात के समय सांपों को दिखाना एक खतरा ही था, है ना। और रात के समय जैसे हमें जो प्लांट्स होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उसे भी नहीं छेड़ना होता है, और जो एनिमल्स होते हैं, जानवर होते हैं, कोई भी हो, अगर ऐसे प्राणी या बर्ड्स या एनिमल्स को हम रात के समय भी छेड़ेंगे तो वे फुकार उठते हैं, नाराज़ हो जाते हैं। तो उस समय सांपों को छेड़ना खतरे से खाली न था, क्योंकि उस समय घर में बहुत सारे मेहमान भी आए हुए थे। इसीलिए कैलाश सांपों को दिखाने के लिए मना करता है। कैलाश ने कहा, नहीं, कल जरूर दिखा दूंगा, इस वक्त अच्छी तरह दिखा भी न सकूंगा, कमरे में तिल रखने की भी जगह न मिलेगी। मतलब उसने कहा कि अब अगर दिखाऊंगा तो एक तो इतनी जगह भी नहीं है उसे दिखाने के लिए, क्योंकि स्पेस चाहिए ताकि लोग दूर दूर से ही सांपों को देखें। लेकिन उनके दोस्त फिर भी नहीं मानते हैं। एक महाशय ने छेड़ कर कहा, दिखा क्यों नहीं देते, जरा सी बात के लिए इतना टाल मटोल कर रहे हो। मिस गोविंद, हरगिज न मानना, देखिए कैसे नहीं दिखाते। दूसरे महाशय ने और रद्दा चढ़ाया, मिस गोविंद इतनी सीधी और भोली है, तभी आप इतना मिजाज करते हैं। दूसरी सुंदरी होती तो इसी बात पर बिगड़ खड़ी होती। तीसरे साहब ने मजाक उड़ाया, अजी बोलना छोड़ देती, भला कोई बात है। इस पर आपका दावा है कि मृणालिनी के लिए जान हाजिर है। मृणालिनी ने देखा कि ये सौदे उसे रंग भर चढ़ा रहे हैं तो बोली, आप लोग मेरी वकालत न करें, मैं खुद अभी अपनी वकालत कर लूँगी। मैं इस वक्त सांपों का तमाशा नहीं देखना चाहती, चलो छुट्टी हुई। इस पर मित्रों ने ठहाका लगाया। एक साहब बोले, देखना है तो आप सब कुछ चाहें, पर कोई दिखाए भी तो। लेकिन वो कैलाश से ज़बरदस्ती करते हैं कि उन्हें आज सांपों को देखना ही है। कैलाश को मृणाली की झेपी हुई सूरत देखकर मालूम हुआ कि इस वक्त उसका इनकार वास्तव में उसे बुरा लगा है। जो ही प्रीतिभोज समाप्त हुआ और गाना शुरू हुआ, उसने मृणालिनी और अन्य मित्रों को सांपों के दरबे के सामने ले जाकर महुअर बजाना शुरू कर दिया। महुअर बीन जैसा होता है जिसे सांप या मदारी आमतौर पर बजाते हैं। फिर एक एक खाना खोलकर एक एक सांप को निकालने लगा। वाह, क्या कमाल था। ऐसा जान पड़ता था कि वे कीड़े उसकी एक एक बात, उसके मन का एक एक भाव समझते हैं। किसी को उठा लिया और किसी को गर्दन में डाल लिया, किसी को हाथों में लपेट लिया। मृणालिनी बार बार मना करती कि उन्हें गर्दन में न डालो, दूर ही से दिखा दो, बस जरा नचा दो। कैलाश की गर्दन में सांपों को लिपटते देखकर उसकी जान निकल जाती थी। पछता रही थी कि मैंने व्यर्थ ही उसे सांप दिखाने को कहा, मगर कैलाश एक न सुनता था। प्रेमिका के सम्मुख अपनी सर्पकला प्रदर्शन का ऐसा अवसर पाकर वह कब चुकता। एक मित्र ने टीका की, दांत तोड़ डाले होंगे। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे कि किस प्रकार आप लोगों ने इस लेसन को समझ लिया कि किस प्रकार कैलाश मना करता है, फिर भी दोस्तों के ज़बरदस्ती कहने पर वो अपने सांपों को उन्हें दिखाता है। और सांपों को दिखाने के लिए उसे भी बहुत जोश आ जाता है। जब देखता है कि सब लोग उसे ही देख रहे हैं तो वो अपने सांपों को खोल देता है। तो कुछ सांप उसके पैरों में लिपटते हैं, कुछ हाथों में और कुछ उसके गर्दन में। ठीक है, यहाँ तक स्टोरी आपको समझ में आ गई होगी और आगे का हम आपको आपकी नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। ठीक है, ओके क्लास।